लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। फ्रेंड आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर सभी को बताओगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है फ्रेंड ये बिहार के किस जिले में है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बेगूसराय जिले में है। ध्यान रखिएगा आप सभी किस जिले में है, बेगूसराय जिले में है। ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में है तो बेगूसराय जिले में है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे से कि इसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड तो 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताइएगा। आप सभी को पता होंगे कि भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है फ्रेंड ये भारत का अंतिम वायसराय जनरल था और यही जो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था। और सी राजगोपालाचारी कौन था तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप सभी। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजगोपालाचारी। यहीं से याद रखिएगा वायसराय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला वायसराय कौन था, प्रथम जो था वो कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा आप सभी। लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड ये पहला वायसराय था। ध्यान रखिएगा। और यही जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद ये वायसराय के पद पर आया था। पर स्वतंत्र भारत की अगर बात किया जाए तब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो यहाँ से ये 3-4 फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज बच्चे होते हैं और क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर लीजिए तभी क्वेश्चन किया कीजिए। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत में एक ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो कि केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर क्या है अभी राज्य नहीं है, क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य था अभी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य एकमात्र कौन सा है जम्मू कश्मीर है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए फ्रेंड आप सभी से कि दलहन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। ध्यान रखिएगा। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है पश्चिम बंगाल में होता है। तो इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन वो भी मध्य प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोलकाता अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो कि फ्रेंड राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय गान क्या है भारत का। चलिए फटाफट बताइएगा आप सभी। इतना सा तो पता होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था तो ये 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उस समय का वायसराय कौन था तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है हर एक वर्ष 24 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा आप सभी। हर एक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और हर एक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इतना सा जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है 5 जून को। हर एक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इतना सा क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है। यानी कि एशिया का शांति नोबेल पुरस्कार जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का शांति का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह जो है वो कौन सा है, यानी कि वो स्वीकार कर सकता है, किसी को दे नहीं सकता, स्वीकार कर सकता है। तो स्वीकार करने की अगर बात किया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, ए और बी होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका सार्वभौमिक स्वीकार कार्य रक्त समूह है। जबकि सर्वदाता कौन सा होता है, यानी कि वो किसी को दे सकता है, तो वो आपका ओ होता है। इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता। ये किसी को दान कर सकता है, किसी को दे सकता है। और स्वीकार जो किया जाता है वो ए बी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो ये जो फ्रेंड किसके समीप है, सरदार सरोवर बांध। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और इस बार बताया जा रहा है कि एग्जाम का स्तर के समीप में है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन तो वो कौन सा हो जाएगा, ए और बी होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका सार्वभौमिक स्वीकार कार्य रक्त समूह है। जबकि सर्वदाता कौन सा होता है, यानी कि वो किसी को दे सकता है, तो वो आपका ओ होता है। इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता। ये अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो ये जो फ्रेंड किसके समीप है, सरदार सरोवर बांध के समीप में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है इसे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि फ्रेंड हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। तो नींव की अगर बात किया जाए तो हरिहर और बुक्का होगा, यानी कि ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। अगर इस दोनों को देखिएगा तो ये दोनों भाई थे आपस में और ये काकतीय वंश के सेनापति थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2014 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। जनधन योजना की बात किया जाए तो 2014 में किया गया था और इसका डेट भी जरूर याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगना हो तो वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 में ये वर्णित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 56 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत कौन सा आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 52 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 360 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 360 में जो है कि आपका वित्तीय आपात लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हम भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। हम जो है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो गुप्त युग को, ध्यान रखिएगा। गुप्त युग को जो कि फ्रेंड भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त युग को कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था, यानी कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, तो हम सभी को पता है कि ये 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो वो कब हुआ था, तो वो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसे हम सभी ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय नौसेना को एक स्वदेशी विमान वाहक IAC दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिया है, ध्यान रखिएगा। किसने दिया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो बजाता है वो तबला बजाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, यानी कहे तो कोशिका का जो पाचन थैली कहा जाता है वो किसे कहा जाता है,
लाइसोसोम को, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का पाचन थैली भी कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खालसा पद की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? देखिए कुल सिख गुरु कितने थे? कुल 10 सिख गुरु हुए थे। पहला था गुरु नानक देव और अंतिम कौन था? 10वां गुरु गोविंद सिंह था। उसी ने खालसा पद की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की स्थापना की थी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होंगे कि ये भारत के राजस्थान राज्य में है, यानी कि ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि गुजरात में सबसे फेमस जो है बंदरगाह वो कौन सा है? लोथल है, और ये आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह था। डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो जनक कहा जाता है आधुनिक रूप में, वो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला है, डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक प्रतिपादक थे। कथक नृत्य का प्रतिपादक जो ये उत्तर भारत में सबसे अधिक किया जाता था, और ये जो नृत्य है कथक ये कौन करता था? पंडित बिरजू महाराज करता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। फेमस था इस नृत्य के लिए पंडित बिरजू महाराज। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था, और यह स्थापना कहां हुआ था? बंबई में हुआ था, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो उस समय का अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो उस समय का गवर्नर था लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट बनते हैं फ्रेंड। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? स्वदेशी मतलब क्या होता है? जो देश में ही निर्मित हो, यानी कि विदेशी ना हो वो। तो वो जो है फ्रेंड INS विक्रांत है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो ये क्या है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ध्यान रखिएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो देखिए बेकिंग सोडा का जो घटक नहीं है, कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम बेकिंग सोडा का घटक है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? अगर महापरिनिर्वाण की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो इसे जो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, यानी कि कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता 22 भाषा को दिया गया। देखिए भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, जो 8वीं अनुसूची में रखा गया है इसे। अगला है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था। तो अभी आपको बताए थे लॉर्ड कर्जन के बारे में कि बंगाल विभाजन जो है कि इसने 1905 में किया था, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है?
नमस्ते योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम होगा, ध्यान रखिएगा। नमस्ते योजना का सही विस्तार रूप। अगला है भारत का कौन सा राज्य आबादी में सबसे कम है? सबसे अधिक आबादी की बात किया जाए तो वो आपका यूपी उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक बात किया जाए, क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो राजस्थान है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और कम कौन सा है तो गोवा का है, गोवा का कम है। तो सबसे कम आबादी की बात किया गया है तो सिक्किम का सबसे कम आबादी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर घनत्व में सबसे अधिक बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अपना बिहार राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1857 की क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को पता होंगे कि 1857 की क्रांति का उदय जो हुआ था 10 मई से हुआ था। कहां से? मेरठ से हुआ था और ये दिल्ली तक फैला हुआ था। आपका जो है कि ये जो प्रारंभ हुआ था युद्ध रोहिणी गांव से हुआ था, जो कि आपका पड़ता है कहां पे? देवगढ़ में पड़ता है। तो उस समय का गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इस युद्ध के बाद जो है कि फ्रेंड जो लॉर्ड कैनिंग था ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसी को प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकित करता है, यानी कि कौन सा रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करता है? तो हम सभी कह सकते हैं, कई बार आपको बताए भी हैं कि ये रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। कहां पे ये पड़ता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और इस रेखा को चीन नहीं मानता। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ड्यूरंड ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले ये जो था फ्रेंड वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, बट अब ये कहां पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश का जो एक स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश का जो एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो कुल कितने रंग होता है? एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? यानी जो सिक्का जारी किया जाता है, नोट की बात नहीं किया जा रहा है, नोट आरबीआई जारी करता है, ध्यान रखिएगा। जिसे आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये नोट जारी करता है। जैसे कि 10 रुपया हो गया, उसके बाद जो है कि 20 रुपया हो गया, जितना भी कागज वाला नोट होता है वो सब आरबीआई जारी करता है। बट सिक्का जो होता है वो आपका भारत सरकार जारी करता है, तो ये अधिकार भारत सरकार के पास है। अगला है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए अहमद शाह अब्दाली की अगर बात किया जाए तो ये शाह आलम द्वितीय के समय में भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आक्रमण हुआ था कब? पहली बार 1748 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जो है कि अहमद शाह अब्दाली के बीच में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। मराठा बुरी तरह से पराजित हो गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है? मौर्य काल का तो ये स्तंभ है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगर कोई भी चीज का पता लगाना है मौर्य काल से संबंधित तो वो स्तंभ से ही पता लगाया जा रहा है। तो अच्छा ज्ञात प्रतिमान है ये। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में। तो ये किसके द्वारा स्थापित हुआ था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब हुआ था? तो हम सभी कह सकते हैं कि 1897 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 39 नंबर। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग बिजली और गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले की उत्तम श्रेणी है और जो शुष्क राख मुक्त आधार पर 87% से अधिक की कार्बन सामग्री है? वो कौन सा कोयले का रूप है? इस कोयला को हम सभी एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो फ्रेंड क्या है? शुष्क राख मुक्त आधार जो कि 87% से अधिक कार्बन सामग्री है इसमें। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो शुरू किया गया है राजस्थान राज्य में। अगला है प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल
अमरनाथ डैश में स्थित है। तो अमरनाथ कहाँ पे है? ये आपका है जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा आप सभी को। सी करेक्ट आंसर है। माता वैष्णो बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भांखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर है, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को किस नदी पर? सतलुज नदी पर है। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, भांखड़ा नांगल। नांगल मतलब क्या होता है? इसको बोल रहा है कि मत गल, पर ये क्या कर रहा है? लूज होने के कारण गल रहा है। तो यहाँ देखिएगा सतलुज, लूज हो रहा है जिसके कारण से ये गलना शुरू कर रहा है। तो इसको बोल रहा है कि मत गल, पर ये लूज होने के कारण क्या हो रहा है? गल रहा है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जैसे लूज होगा तो वो गलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो कानून के समक्ष समानता की अगर बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 14 में बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि वेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है? देखिए, उत्तर भारत का जो मंदिर है उसे हम सभी क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, उत्तर भारत का जो मंदिर होता है, उत्तर भारत का नागर शैली। अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली कहा जाता है। और उसके बाद जो है कि बैसर शैली जो होता है वो नागर और द्रविड़ शैली से जो मिलकर बनता है उसे बैसर शैली कहते हैं। तो ये जो है कि होयसलेश्वर मंदिर जो है ये आपका बैसर शैली का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो आप सभी को बताऊंगे कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था। इसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हो। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसका अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और अभी जो है कि इसका नाम चेंज करके 2015 में जो है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया योजना आयोग का। इसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी हम सभी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि अभी के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेगा अस्थिनिज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल का वर्णन करती है? इंडिका। तो मेगा अस्थिनिज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो हमसे कह सकते हैं कि जिसके शासनकाल में ये भारत आया हुआ था तो उसी का सबसे पहले वो जिक्र करेगा, और उसी के दरबार में आया हुआ था तो उसी का सबसे पहले जिक्र होगा। तो यानी कि मौर्य वंश का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है, डैश भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले संगीतकार थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसे कब सम्मानित किया गया? 1999 में किया गया था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को 2009 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो सूर्य कुमार यादव जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? इनमें से कौन सी पेंटिंग जो है फ्रेंड ये बिहार से संबंधित पेंटिंग है? मधुबनी चित्रकला। ये बिहार के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसे बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का। ध्यान रखिएगा। इसे सरदार की उपाधि जो दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के बाद, इसे दिया गया था सरदार की उपाधि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा?